नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग अभी तक जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ याद किए हुए हैं, सीटी भी याद किए हुए हैं, हाफ लाइफ भी याद किए हुए हैं। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ सी नॉट बाई टू के, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ एल एन टू बाई के, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ वन बाई के सी नॉट। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है, हाफ लाइफ मतलब टी हाफ देखना है किसके लिए, एनेथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो इसके लिए ना डायरेक्टली पहले ना कोई रिएक्शन ए से पी ले लेते हैं, और फर्स्ट जीरो ऑर्डर जब लिखे थे तो आर इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर जीरो लिखे थे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर वन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर टू। यहाँ पे nth ऑर्डर रिएक्शन है तो के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इस रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला हो जाएगा टू पे पावर n माइनस वन बाई के इंटू एन माइनस वन इंटू सी नॉट पे पावर n माइनस वन। यही हो गया nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछे nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला बोलो, क्या बोलोगे, टू पे पावर n माइनस वन, साथ साथ दिमाग में करो, बोलो भी, टू पे पावर n माइनस वन बाई के इंटू एन माइनस वन इंटू सी नॉट पे पावर n माइनस वन। यही हो गया nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला। क्या इसका डेरिवेशन जरूरी है क्या? नहीं, अगर रहता तो जरूर बताते, डेरिवेशन इसका जरूरी नहीं है, सीधे ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या इसका डेरिवेशन कर सकते हैं क्या? हाँ यार, बिना डेरिवेशन का कहाँ कुछ होता है, डेरिवेशन करने पे ही तो ये आया होगा, तो डेरिवेशन किया जा सकता है, और कोई बहुत टफ नहीं है डेरिवेशन करना। देखो, चाहे जीरो ऑर्डर हो या फर्स्ट ऑर्डर हो या सेकेंड ऑर्डर हो, टी हाफ निकालने के लिए हम लोग क्या देखते थे, पहले सी टी निकालते थे। चाहे तुम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का देखो तो पहले सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी निकाल लिए थे डिराइव करके, है ना। उसके बाद फॉर हाफ लाइफ सी टी इक्वल टू सी नॉट बाई टू करते थे एंड टी इक्वल टू टी हाफ कर देते थे, बस उसी में सी टी की जगह पे सी नॉट बाई टू कर दिए, है ना। तो ये सी टी हो गया इक्वल टू सी नॉट माइनस के इंटू टी के जगह पे टी हाफ कर दिया, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो टी हाफ आ गया था सी नॉट बाई टू के। उसी तरह फर्स्ट ऑर्डर में मेन फार्मूला था के इक्वल टू वन बाई टी एल एन सी नॉट बाई सी टी, वहाँ पे भी फॉर हाफ लाइफ सी टी इक्वल टू सी नॉट बाई टू एंड टी इक्वल टू टी हाफ, ये काम किए थे, आ गया था टी हाफ इक्वल टू एल एन टू बाई के। ठीक है ना। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के भी उसी तरह से किए थे, तो इसका भी अगर करना होगा तो डेरिवेशन का एकदम सेम वही पैटर्न होगा कि सबसे पहले इसका रेट लिखेंगे, रेट इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी इक्वल टू प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ पी बाई डी टी इक्वल टू रेट लॉ वाला के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एन। उसके बाद रिएक्टेंट का लिखते हैं, रेट लॉ वाला लिखते हैं, फिर कंसंट्रेशन ऑफ ए को सी बोल देते हैं, फिर एक तरफ लाएंगे कंसंट्रेशन वाला, एक तरफ टाइम वाला ले जाएंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट सी नॉट से सी टी देंगे, इधर लिमिट जीरो से टी देंगे, इंटीग्रेशन करके वैल्यू निकालेंगे, एक्सप्रेशन आएगा सी टी का। उसके बाद लिखेंगे फॉर हाफ लाइफ सी टी इक्वल टू सी नॉट बाई टू एंड टी इक्वल टू टी हाफ। उतना करने पे क्या आ जाएगा, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इक्वल टू टू पे पावर n माइनस वन बाई के इंटू एन माइनस वन इंटू सी नॉट पे पावर n माइनस वन। ठीक है भाई, तो इसका डेरिवेशन कहीं यूज नहीं आता है, उसलिए कुछ हम नहीं लिखे, डायरेक्ट फार्मूला लिख दिए कि टी हाफ का ये फार्मूला होता है। ठीक है भाई, अब इससे हम लोग को एक बात दिमाग में रखना है। देखो, जैसे तुम बोलते हो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इक्वल टू क्या बोलते हो, सी नॉट बाई टू के बोलते हो, है ना। तो क्या है यहाँ पे टी हाफ और सी नॉट में कैसा रिलेशन है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सामने सामने है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ और सी नॉट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसी तरह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ इक्वल टू एल एन टू बाई के, मतलब 0.693 बाई के, है ना। इधर में तो टी हाफ है लेकिन इधर में सी नॉट है क्या, नहीं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्या है, इंडिपेंडेंट है। उसी तरह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ इक्वल टू वन बाई के सी नॉट, इधर में टी हाफ है, इधर में सी नॉट नीचे है, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इंडिपेंडेंट हो गया, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। उसी तरह अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि nth ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ और सी नॉट में क्या रिलेशन होगा, सुनाई दिया, क्या क्वेश्चन पूछे, nth ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ और सी नॉट में क्या रिलेशन होगा, तब क्या बोलोगे, तो थोड़ा ध्यान से सुनना है। ठीक है, क्या देखोगे, प्रोपोर्शन। देखो भाई,
जब कभी प्रोपोर्शन आता है, ठीक, और प्रोपोर्शन को हटाना होता है तो इक्वल टू लाते हैं ना, तो इक्वल टू लाने के लिए कांस्टेंट लाते हैं। यहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू से प्रोपोर्शन लाना है, मतलब कांस्टेंट हटाना होगा। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, 2 ⁻n−1 ही पूरा हटा देंगे, सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 के हटा दिए, n−1 हटा दिए, c0 पे पावर n−1 लिख दिए। ठीक, आई c0 पे पावर n−1 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t½ प्रोपोर्शनल टू c0 पे पावर 1 - n। t½ प्रोपोर्शनल टू c0 पे पावर क्या हो गया, 1 - n हो गया। तो ये बात हम लोग को दिमाग में रखना है, बहुत ज़्यादा काम आएगा, खूब काम आएगा, एकदम अच्छे से दिमाग में रखना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग दो बात अभी तक सीखे हैं। एक तो nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये नहीं कि बाद में हेडिंग पर फार्मूला फॉर हाफ लाइफ, नहीं यार, है जब ये बात बोल रहे हैं ना कि nth ऑर्डर, तो इसका सुना करो कि क्या बोला जा रहा है, फिर उसी पैटर्न पे दिमाग में बैठाया करो। जब भी हेडिंग देखेंगे ना, ये nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला दिमाग में दौड़ा लेंगे, ये वाला 2 ⁻n−1 - 1 बाई k इंटू n−1 इंटू c0 पे पावर n−1। ठीक है, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए t½ और c0 में रिलेशन, तो t½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c0 पे पावर 1 - n। यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, c0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, t½ हाफ लाइफ है, ठीक है, k रेट कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी हम लोग पहले जानते हैं, उसीलिए कोई वेयर करके ये सब बात नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक है, फिर से एक बार दोनों बात खूब अच्छे से दिमाग में रखना है। पहला, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फार्मूला, और दूसरा nth ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ और c0 में रिलेशन, तो क्या बोलेंगे, t½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c0 पे पावर 1 - n। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, experimental method to determine the order of reaction। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का एक्सपेरिमेंटल मेथड है ना। हम लोग पहले नोट में लिखे हुए हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। जैसे कोई रिएक्शन दिया रहता है तो उसका रेट लॉ हम लोग लिखते हैं, तो के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए पे पावर m इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी पे पावर n, या फिर एक्स वाई बोल देते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, इसीलिए तो ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। तो वही देखना है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली निकालने का 3 मेथड है। कितना मेथड, 3 मेथड है। पहला नंबर इनिशियल रेट लॉ मेथड। क्या है, इनिशियल रेट लॉ मेथड, इनिशियल रेट लॉ मेथड। थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि प्रैक्टिस पे ही टिका हुआ है, याद वाद करने को कुछ नहीं मिलेगा, बस प्रैक्टिस और अच्छे से कंसेप्ट लेना है, प्रैक्टिस करना है, सीख लेंगे आराम से। तो इनिशियल रेट लॉ मेथड, इसमें देखो जैसे कोई रिएक्शन ले लिए ए प्लस बी से पी, इसका रेट लॉ अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो अच्छा बात, नहीं दिया हुआ है तो हम लोग अपने से लिख लेंगे, R = K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए पे पावर m इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी पे पावर n। ठीक है, और यहाँ पे ना एक्सपेरिमेंट दिया रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी दिया रहेगा, और रेट दिया रहेगा। ये सब क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा बॉक्स बना के, ठीक है ना, रेट दिया रहेगा। जैसे एक्सपेरिमेंट 1 2 3, कंसंट्रेशन ऑफ A1 A2 A3, कंसंट्रेशन ऑफ B1 B2 B3, रेट R1 R2 R3, ये दिया हुआ है। ठीक है, और तुमसे पूछ रहा होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या पूछ रहा होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। तुम जानते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, m + n हो जाएगा। तो हम लोग का टारगेट क्या रहेगा भाई, m और n निकालने का। जैसे ही m और n निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है,
हम लोग क्या करेंगे, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे, ये मत सोचना कि ये सब याद करना है। ये सब क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा, रिएक्शन दिया रहेगा, रेट लॉ का भी दिया रहता है, कभी नहीं दिया रहता है। अगर नहीं दिया रहेगा तो अपने से लिख देंगे, दिया हुआ है तो फिर अच्छा बात है। ये पूरा तुमको ये दिया रहेगा, है ना, ये बॉक्स बना के एक्सपेरिमेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, रेट, ही पूरा दिया रहेगा। अब हम लोग को क्या करना है, थोड़ा ध्यान से सुनना है, ठीक है। अच्छे से देखोगे, देख लोगे ना अच्छे से, तो बना लोगे क्वेश्चन, और बहुत बहुत क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे भाई, कभी भी दिया रहे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछे, ये रेट देखेंगे, ठीक है, इसको देखोगे, रेट लॉ को। क्वेश्चन में दिया हुआ है तब भी इसी को देखोगे, अगर अपने से नहीं दिया हुआ है, अपने से भी लिखे रहोगे तब भी इसी को देखोगे। रेट लॉ को देखना और एक्सपेरिमेंट 1 वाला उझिल देना। यहाँ पे R1 है ना, तो R के जगह पे क्या डाल दोगे, R1 डाल दोगे। तो देखो यहाँ लिख दिए R1 इक्वल टू के, तो के लिख दिए। काहे कि रेट कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, उसीलिए रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, तो के जैसे का तैसा रहेगा। इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एम, कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है, A1 है ना, तो A1 पे पावर m, ठीक है। अच्छा, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर n, कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या है, B1, तो B1 पे पावर n। हम लोग देख किसको रहे थे, रेट लॉ को, और पुट किसको कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट 1 वाले को। एक्सपेरिमेंट 1 वाले को पुट कर दिए, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, ठीक है। चलो अब फिर क्या करेंगे, इसी को देखेंगे और किसको पुट करेंगे, एक्सपेरिमेंट 2 वाले को पुट करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और चीज थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद आते हैं फिर उसी पे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बॉक्स इस टाइप का दिया हुआ है, इस टाइप का ब्रैकेट दिया हुआ है, और यहाँ पे इस टाइप का दिया हुआ है। इसमें कोई कोई को कन्फ्यूजन हो जाता है, हम ऐसे लिखें तब भी वो जिद्दी एकदम बन के नहीं इसी टाइप से लिखेंगे, ऐसे ही करके लिख देता है ना। कोई कोई तो हद करता है, एगो सर वाला एगो अपना वाला, यार क्या मतलब है, ऐसा मत किया करो, इसी टाइप का दिया करो, ठीक। जब ये लिखा हुआ है ना, इसका मतलब हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एम, ई जो है ना, ये कंसंट्रेशन को दर्शाता है, इसका मतलब हुआ कंसंट्रेशन। लेकिन जब कंसंट्रेशन ऑफ ए का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, मान लो कि कंसंट्रेशन ऑफ ए का वैल्यू 0.1 दिया हुआ है, तब फिर तुम क्यों इसको लेने जाओगे जी, कंसंट्रेशन ऑफ ए ऐसे बॉक्स करके इसका वैल्यू थोड़ी ना रखोगे 0.1 पे पावर एम। कंसंट्रेशन ऑफ ए का वैल्यू 0.1 दिया हुआ है, तो तुम सीधे क्या करोगे, 0.1 पे पावर क्या कर दोगे, एम कर दोगे ना। तो उसलिए ये गलत हो जाएगा, ये करना है। अगर इसको ऐसा बॉक्स में रख देंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 क्या बताना चाह रहे हो, ऐसा बोलते हैं क्या कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ 0.1। अरे यार कंसंट्रेशन ऑफ ए सीधे 0.1 होगा ना। तो अगर कभी कंसंट्रेशन ऑफ ए का वैल्यू दिया रहता है, ये नहीं कि एकदम जैसा इधर पे ब्रैकेट है वैसा ही यहाँ पे भी ब्रैकेट लिख देंगे, नहीं, यहाँ पे पावर देना है इसलिए ब्रैकेट दे रहे हैं, अदरवाइज ब्रैकेट भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा इस चीज को ध्यान रखना है। चलो अब आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट 2 वाले पे, देखते रहेंगे इसको और पुट किसको करते रहेंगे, एक्सपेरिमेंट 2 वाला। तो क्या रख देंगे, R2 इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है A2, तो A2 पे पावर m इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B क्या है B2, तो B2 पे पावर n, इसको दे दिए इक्वेशन 2। फिर देखते रहेंगे इसी को, रेट लॉ एक्सप्रेशन को, और पुट किसको करेंगे, एक्सपेरिमेंट 3 को। तो R देखे लेकिन पुट क्या करें, R3, तो R3 इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है A3, A3 पे पावर m इंटू B3 पे पावर n, ये हो गया इक्वेशन 3, ठीक है। इतना हम लोग का काम कर लेना है, ये हमको लगता है समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत इजी काम है, तुमको ये पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, जैसे ही तुम देखोगे अरे रेट दिया हुआ है ना, मतलब इनिशियल रेट लॉ मेथड से बनाओगे। इनिशियल रेट लॉ मेथड से कैसे बनाए, तो सीधे रेट लॉ एक्सप्रेशन को देखना है, एक्सपेरिमेंट 1 वाला पुट कर देना है, फिर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 कर लेना है। अब इसके आगे का काम तभी समझ में आएगा जब एक्चुअल में इसका वैल्यू दिया रहता है। अभी तो वैल्यू थोड़ा ना दिया, वही तो हाइपोथेटिकल है। इसको ही नहीं कि इसको लिख उख के फेयर कॉपी में तो लिखेंगे ही, लेकिन याद नहीं करने लगेंगे इसको जी, ये नहीं याद करने लगना है ये एक्सपेरिमेंट। अरे यार ये तो तुमको दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो क्यों याद करोगे, ये खाली दिमाग में बैठाओगे कि कैसे लिखते हैं। अब क्या करना है भाई, हम लोग का टारगेट रहता है एम और एन निकालने का, ठीक है। तो पहला टारगेट रखा करो कि एम निकालने का। तो एम कैसे निकलेगा, जब एन वाला कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तब निकलेगा। तो एन वाला को फोकस करो कि कहाँ कैंसिल हो जाए। तो जब तुम वैल्यू दिया रहेगा ना, तो जब लिखा रहेगा तो तुमको समझ में आ जाएगा कि मान लो अगर ये दोनों सेम रहेगा तो इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 कर देंगे। ऐसे क्या होगा, एन वाला कट जाएगा, एन वाला कट जाएगा, आई डिवाइड करके, और इसका हम लोग क्या करेंगे, एम निकाल देंगे, ठीक है।
उसी तरह अब अगला टारगेट रहेगा n निकालने का। n निकालने के लिए m वाला कटना चाहिए ना, तो m वाला फिर देखेंगे कि कहाँ कट जाएगा, और जहाँ कट जाए वो डिवाइडर बाई वो कर दो, कट जाएगा, फिर उससे n निकाल लो, बस m निकल गया, n निकल गया। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू m प्लस n कर दो। ज़्यादा क्वेश्चन से सीखेंगे कि कैसे कैसे करते हैं। ठीक, अभी जितना समझ में आया उतना समझ में आया, इतना लिख लेना है, आगे क्वेश्चन देखना है, उससे फिर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अभी कुछ हद तक तो समझ में आया ना कि रेट लॉ एक्सप्रेशन देखेंगे, और एक्सपेरिमेंट 1 वाला क्या कर देंगे, R1, तो R1 रख दिए, K तो K ही लिख दिए, कंसंट्रेशन ऑफ A जो वैल्यू दिया हुआ है वो रख दिए। ठीक है, ऐसे करके इक्वेशन 1 बना लिए, इक्वेशन 2 बना लिए, इक्वेशन 3 बना लिए। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं इसी का, है ना। जैसे A प्लस बी से P ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसका रेट लॉ दिया हुआ है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A पे पावर X इंटू B पे पावर Y। एक्सपेरिमेंट 1 2 3, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B और रेट दिया हुआ है, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। देखो ये पूरा दिया हुआ है तुमको, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। अभी हम क्या सिखाए हैं ये देख लोगे शांति से, लग रहा है कि बना लेंगे तभी भी देख लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम लोग अपने से ट्राई करोगे, हालांकि वो भी नहीं बनेगा कंप्लीट, लेकिन फिर भी जितना स्टेप तक बनेगा अगला क्वेश्चन वहां तक जाएंगे, लेकिन पहले ये देख लो, अच्छे से सीख लो। ठीक है, देखो भाई हम क्या बोले कि तुम देखना है इसको और पुट करना है एक्सपेरिमेंट 1 वाला का, तो आर देख रहे हो, अब पुट क्या करोगे, 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 3, तो देखो लिख दिए 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 इक्वल टू के, तो के लिख दिए। कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है 0.1, तो 0.1 पे पावर एक्स। कंसंट्रेशन ऑफ बी 0.2 पे पावर वाई। बोलो कोई दिक्कत, इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल देंगे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के एक्सपेरिमेंट 2 के लिए, एक्सपेरिमेंट 2 के लिए आर देखेंगे, पुट क्या करेंगे 4 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 इक्वल टू के इंटू 0.2 पे पावर एक्स 0.2 पे पावर वाई। ये हो गया इक्वेशन 2, है ना। फिर देखेंगे आर और पुट क्या करेंगे एक्सपेरिमेंट 3 वाला, तो 8 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना 0.1, 0.1 पे पावर x और 0.4 पे पावर y। ये हो गया एक्सपेरिमेंट 3। ठीक है भाई, अब हम लोग क्या करें इसमें कि x और y निकल जाए, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, x और y निकलेगा तभी तो आंसर आएगा। तो x निकालने के लिए क्या सीखा है अभी कि y वाला कटना चाहिए। देखो y वाला, देखो दोनों सेम हो गया कि नहीं, तो क्या करते हैं इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 कर देंगे, तो y वाला कट जाएगा, तो x निकल जाएगा। समझ गए, जिसमें सेम रहा, अगर मान लो इसमें और इसमें सेम रहता तो 1/3 कर देते, अगर ये दोनों में सेम रहता तो 2/3 कर देते, जिसमें सेम रहता है वो बाई वो कर दो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का पहला फोकस x और y दोनों निकालना है, लेकिन पहला टारगेट क्या रहेगा x निकालने का ना, तो x निकालने के लिए y वाला कटना चाहिए ना, तो y वाला सेम है 1 और 2 में, तो 1/2 कर देंगे। तो देखो 1/2, ठीक है, तो 1 में क्या है 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 इक्वल टू के से के कट जाएगा 0.1 पे पावर x डिवाइडेड बाई 0.2 पे पावर x। क्या हो जाएगा, जब ऊपर में भी पावर x नीचे में भी पावर x, तो क्या हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 0.2 पे पावर होल x, तो 0.1 बाई 0.2 पे पावर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये 0.2 पे पावर y और डिवाइडेड बाई 0.2 पे पावर y कट के 1 हो जाएगा। 1 लिखे ना लिखे बात बराबर है। चलो ये 10 पे पावर माइनस 3 से 10 माइनस 3 कट जाएगा, 2 से ही 2 बार में कट जाएगा, तो इधर हो गया 1/2 और इधर में हो गया तुम्हारा 1/2 पे पावर x। ठीक है, तो 1/2 पे पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पे 1/2 पे पावर x है, तो कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा, है ना भाई। चलिए तो x तो आ गया, अब हम लोग का टारगेट क्या रहेगा बताओ, y निकालने का, है ना, y निकालने का। y कैसे निकाला जाए, y निकालने के लिए क्या होना चाहिए, x वाला कट जाना चाहिए। x वाला कैसे कटेगा, देखो 1 में, इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 3 में सेम है x वाला, तो 1/3 करेंगे, है ना, तो x वाला कट जाएगा, तो जाहिर सी बात है y वाला निकल जाएगा। तो इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 3, है ना, तो इक्वेशन 1 में क्या है 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 अब बाई 8 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 इक्वल टू के से के कट जाएगा, 0.1 पे पावर x 0.1 पे पावर x कट जाएगा, इधर में 0.2 पे पावर y डिवाइडेड बाई 0.4 पे पावर y, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 0.2 डिवाइडेड बाई 0.4 पे पावर y।
ठीक है भाई। अब क्या होगा, ये 10⁻³ से कट गया, 2 से ही 4 हो गया, 1/4, इधर में पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, 2 से ही 2 बार में, तो 1/2 पे पावर y। चलो यहाँ पे क्या कर किया जाए कि आराम से कंपेयर हो जाए, तो इसका 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, तो 1/2 का स्क्वायर, इधर में 1/2 पे पावर y, कोई दिक्कत। चलो 1/2 पे पावर 1/2 पे पावर क्या है, बेस सेम हो गया, कंपेयर करके पावर उतार दें, ऑन कंपेयरिंग बोलो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, x भी आ गया, y भी आ गया। अब क्या करेंगे, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा था ना, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू x प्लस वाई, x है 1 और y है 2, हो गया 3, ये आंसर हो गया। कभी कभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ना पूछ के रेट लॉ एक्सप्रेशन, राइट डाउन द रेट लॉ एक्सप्रेशन पूछ देता है। अभी नहीं सोचना कि रेट लॉ एक्सप्रेशन तो लिखा ही हुआ है सर, अरे यार जब ये एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी तो निकालना होगा ना एक्सपेरिमेंटल अप्रोच से। तो कभी भी अगर राइट डाउन द रेट लॉ एक्सप्रेशन बोला रहेगा, तो अगर ये नहीं भी दिया हुआ है तो तुम अपने से पहले ये लिखोगे रेट लॉ एक्सप्रेशन हाइपोथेटिकल मान के, उसके बाद तुम ये सब बात लगा के एक्स और वाई निकालोगे, और नीचे में देयरफॉर रेट लॉ एक्सप्रेशन आर इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर एक्स है ना, मतलब 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर वाई, मतलब कितना 2, ये लिख दोगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछे तो सीधे जोड़ देना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन पूछे तो फिर इसको एक बार लिख दो ना, एक्स के जगह पे एक्स का वैल्यू डाल दो, वाई जगह पे वाई का वैल्यू डाल दो, आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग अपने से जितना दूर तक, पहले पॉज कर लोगे, जितना दूर तक जा सकते हो ना जाओगे, और जहां पे भी फंसोगे उतना पे रुक जाओगे, उसके बाद फिर उतना बढ़ा के वहीं से देखना। ऐसा थोड़ा ना कि कुछ नहीं कर सकते यार, बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले रेट देख रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट 1 वाला डाल दोगे, इक्वल टू के, तो के ही लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.20 पे पावर एक्स, तो जितना कर सकते हैं उतना तक जाओ पॉज करके, उसके बाद फिर आगे का देखना। ठीक है, क्या करेंगे आर, तो आर के जगह पे ये वाला डाल देंगे 5.07 इंटू 10 पे पावर -5 इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.20 पे पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी 0.30 पे पावर वाई। इसको क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंट सॉरी इक्वेशन 1। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 से लिखे है ना, फिर इसको देखेंगे और लिखेंगे एक्सपेरिमेंट 2 वाला, तो कितना 5.07 इंटू 10 पे पावर -5 इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.20 पे पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी 0.10 पे पावर वाई, ये हो गया इक्वेशन 2। फिर इक्वेशन 3 1.43 इंटू 10 पे पावर -4 इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.40 पे पावर एक्स, 0.05 पे पावर वाई, ये हो गया इक्वेशन 3। ठीक है भाई, अब इसके आगे तुम लोग को क्या सिखाएं कि हम लोग का टारगेट रहेगा एक्स और वाई निकालने का। एक्स निकालने के लिए वाई वाला कटना चाहिए, वाई वाला कोई में सेम है क्या, ना कोई में सेम नहीं है। चलो ठीक है, फिर प्लान चेंज करेंगे, थोड़ा वाई निकालने लगेंगे। अरे यार एक्स निकालने के लिए वाई वाला कटना चाहिए, वाई नहीं कट रहा है तो क्या करें, बनाएंगे यार, आगे बढ़ेंगे, आगे सोचेंगे। ठीक है ना, तो फिर आगे सोचने लगेंगे, वाई निकालने लगना है, तो वाई निकालने के लिए एक्स वाला कटना चाहिए। एक्स वाला देखो तो सेम है क्या, कहाँ 1 और 2 में सेम है ना, तो क्या करो 1/2 कर दो, तो एक्स वाला कट जाएगा, वाई निकाल देंगे यार, क्या दिक्कत है। तो क्या कर दें 1/2 कर दें, तो इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में 5.07 इंटू 10 पे पावर -5 डिवाइडेड बाई 5.07 इंटू 10 पे पावर -5, ठीक है, इक्वल टू के से के कट जाएगा, 0.20 पे पावर एक्स डिवाइडेड बाई 0.20 पे पावर एक्स कट जाएगा, इधर में क्या हो जाएगा 0.30 पे पावर वाई डिवाइडेड बाई 0.10 पे पावर वाई। इसमें क्या लिखेंगे 0.30 डिवाइडेड बाई 0.10 पे पावर क्या वाई। कोई दिक्कत इतना, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, ई पूरा कट जाएगा, ई 1 हो जाएगा, ई पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, इधर में 3 पे पावर वाई हो जाएगा। अब इस पे पावर क्या दिया जाए कि 1 हो जाएगा, तो तुम लोग जानते हो कि कोई भी चीज़ पे पावर 0 जब रहता है ना तो वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है उसका वैल्यू, इसका मतलब y का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग सोचता है, मैक्सिमम लोग ये बात सोच लेता है, हाँ कोई चीज़ पे पावर 0 होता है ना तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। लेकिन कुछ लोग को टेंशन आता है, अरे ये ऐसे नहीं सोच पाएंगे तब क्या करेंगे, ये तो सोच पा रहे हैं, चलो ठीक है आप सोचवा दिए तो सोच लिए, हम पहले नहीं सोच सकते थे, है ना। तो अगर नहीं सोच पाएंगे तो क्या करेंगे, तो क्या करोगे, तो लॉग ले लो,
क्या करोगे, लॉग ले लो। अगर बाय द वे, इसका तो खूब आराम से सोच सकता है जी, मैक्सिमम लोग सोच सकता है। अगर सोच सकते हो सीधे ऑन कंपेयरिंग में नहीं, सीधे y इक्वल टू जीरो लिख दो। क्या है कि कोई चीज़ पे पावर जीरो रहता है तभी वन होता है, तो सीधे नीचे में y इक्वल टू जीरो लिख दो, ठीक। और अगर बाय द वे दिक्कत हो, नहीं सोच पाओ, कोई ऐसा वैल्यू हो जो नहीं सोच पाओ, ऐसा भी वैल्यू आता है जब नहीं सोच पाते हम लोग, तो उस केस में लॉग ले लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करने के लिए ही तो लॉग पढ़ते हैं, तो लॉग ले लेना चाहिए। तो क्या करेंगे, जब लॉग ले लेंगे तो इधर में क्या हो जाएगा, लॉग वन हो जाएगा, इधर में लॉग थ्री पे पावर वाई हो जाएगा। तो लॉग थ्री पे पावर वाई मतलब वाई पीछे आ जाएगा, तो वाई इंटू लॉग थ्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, लॉग वन का वैल्यू जीरो, इधर में वाई इंटू लॉग थ्री का वैल्यू 0.48, वाई को अकेले करेंगे, जीरो बाई कुछ हो क्या हो जाएगा जीरो, तो वाई का वैल्यू क्या आ गया जीरो। तो डायरेक्टली भी कोई तुम वाई जीरो लिख रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं था, तुम इस तरह से करोगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भाई, हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले इसमें अपना ये वाला एक्सपेरिमेंट 1 2 3 से रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखे थे। उसके बाद हम लोग का टारगेट था एक्स निकालने का, तो एक्स निकालने के लिए वाई कटना चाहिए, लेकिन वाई नहीं कट रहा था। तो फिर हम लोग एक वाई नहीं कट रहा था, तो फिर हम लोग सोचे कि चलो वाई ही निकाल लेते हैं। तो वाई निकालने के लिए एक्स कटना चाहिए, तो एक्स देख रहे हैं कट रहा था, तो 1/2 कर दिए, एक्स निकाल लिए। अब हम लोग का टारगेट क्या रहेगा, सॉरी एक्स नहीं वाई निकाल लिए, अब हम लोग का टारगेट क्या रहेगा, अब तो कैसे हूँ भाई एक्स निकालना होगा। पहले चलो तुम नहीं निकाले, नहीं मिल रहा था तो नहीं निकाले, वाई निकाल लिए, लेकिन अब तो हम लोग को क्या करना होगा, एक्स निकालना होगा। एक्स निकालने के लिए क्या करें, तो देखो 1/2 तो तुम कर नहीं सकते हो, अरे यार 1/2 करोगे तो वापस फिर यही निकाल के बैठ जाओगे, तो तुम 10 बार 1/2 करोगे क्या, तो 1/2 तो तुम नहीं कर सकते हो, तो 1/3 कर लो। क्या कर लो, 1/3, दे 1/3, ठीक है ना। इक्वेशन 1/इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 कितना है 5.07 इंटू 10 पे पावर कितना -5 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3 1.43 इंटू 10 पे पावर -4 इक्वल टू के से के कट जाएगा, 0.20 पे पावर एक्स और नीचे में 0.40 पे पावर एक्स, क्या हो जाएगा 0.20 डिवाइडेड बाई 0.40 पे पावर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा ना। आज 0.30 पे पावर वाई डिवाइडेड बाई 0.05 पे पावर वाई, तो क्या हो जाएगा 0.30 डिवाइडेड बाई 0.05 पे पावर वाई, और वाई क्या है जीरो, और कोई चीज़ पे पावर जीरो कितना 1 इंटू 1, लिखे ना लिखे बात बराबर है। समझ में आ गया, तो देखो खत्म हो जाता है जी कैसे भी करके, ठीक है। तो ये टेंशन पहले ही लेने लगेंगे कि नहीं होगा तो ये होगा, तो अरे यार तुम बनाते रहोगे अपने पूरा तुम आंसर तक पहुंच जाओगे, और नहीं बनाओगे तो ऐसे बैठल रहो, पकड़ ले हाथ पे हाथ रख ले, सोचते रहो कि क्या करे, ठीक है। तो जब लिखते हैं ना बनाते हैं ना तो अपने दिमाग काम करने लगता है, ठीक है। चलो तो वाई वाला कट गया, ये आ गया। अब इसको हम लोग काम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, दो से ही दो बार में। चलो तो ये तो पक्का 1/2 पे पावर एक्स हो गया है ना। इधर में कितना हुआ, ये पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दो, ठीक। चलो तो 143 में पहले डिवाइड कर दो, 143 इधर 507, 14 3 जार 42, 3 बार में लगेगा, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 1 3 1 जार 3 1 4 है ना। 17 से 9 8, 9 से 2 7, और ये खत्म। जैसे ही डिसिमल दोगे तो 780 हो गया ना। 14 5 जार 70, 14 6 जार 84, क्रॉस मार जाएगा 6 बार में तो 5 बार में, तो 5 3 जार 15, 1 5 4 जार 21 2 5 जार 5 2 7, ठीक है। इससे कम है ना, मतलब चलो ठीक है। तो 507 में जब 143 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3.5, तो 3.5 यहाँ पे लिख देंगे 3.5। ये काम रफ में करना है, ये काम ही नहीं करना है, इधर नहीं करना, ठीक है ना, रफ में करना। तो 3.5 आ गया है ना, इंटू 10 पे पावर -4 नीचे है और ऊपर जाएगा तो बोलो क्या हो जाएगा +4, तो -5 और +4 -1, तो 10 पे पावर -1, ठीक है। इधर में 1/2 पे पावर x, ठीक है। पिछला वाला में तुमको क्लियर कट चमक रहा था कि अरे कोई चीज़ पे पावर जीरो होता है तब 1 होता है, तो y का वैल्यू जीरो तुम डायरेक्टली लिख देते तब भी कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तुमको नहीं चमक पाएगा कि हाफ पे पावर क्या दें कि 0.35 आ जाए। अरे 3.5 इंटू 10 पे पावर -1 मतलब 3.5/10, तो 0.35 ना, तो इस पे पावर क्या दें कि 0.35 आ जाए,
नहीं चमकेगा, तो बताए हुए हैं जब ना चमके तो लॉग ले लो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। जैसे ही लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, log 3.5 इंटू 10⁻⁻1, ठीक। इधर में क्या हो जाएगा, log हाफ पे पावर x, तो पीछे क्या आ जाएगा, x इंटू लॉग हाफ। कोई दिक्कत, इतना क्लियर होगा। चलो अब इसका वैल्यू ले लेंगे, तो लॉग का वैल्यू सिखाए हुए हैं, लॉग वाला स्पेशली वीडियो है। अगर अभी तक कोई नहीं देखे होगे तो बहुत दिक्कत वाला बात है, क्योंकि इस चैप्टर में तो यूज है ही, और इससे पिछला वाला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी खूब यूज है। अगर उतना बोलने के बाद भी अगर कोई नहीं देखे होगे अभी तक लॉग का वीडियो, तो फिर अच्छा बात नहीं है, ठीक है ना। चलो तो इसका हम लोग को लॉग का वैल्यू निकालना है, तो log a इंटू बी क्या होता है, log a रफ में करना है, ये यहाँ नहीं करना है, वो रफ में काम करना है। log a प्लस log b 10⁻⁻1, ठीक है। अब log 3.5 क्या सिखाए हुए हैं, log 3 का 0.48, log 4 का 0.6, तो log 3.5 का 0.48 और 0.6 के बीच में, तो 0.48 और 0.6 में गैप कितना है, तो 0.48 और 0.60, 12 का गैप, तो आधा करोगे तो 6, तो 0.48 और 6 0.54, क्लियर। और ये बहुत डिटेल में सिखाए हुए हैं लॉग वाला वीडियो में, तो 0.54, और यहाँ से क्या आ जाएगा, log 10⁻⁻1, तो पीछे कथी आ जाएगा, -1। अब -1 इंटू log 10 का वैल्यू 1, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब -1 आई प्लस 0.54, तो घटाएंगे तो पक्का माइनस में आएगा, 10 से 4 6, 9 से 5 4, तो -0.46 आ जाएगा, ठीक है। हम इसको हटा रहे हैं क्योंकि ये काम कहाँ किया जाता है, रफ में किया जाता है, तो -0.46 इसका वैल्यू ले लिए, -0.46। इधर में क्या किए, x इंटू लॉग हाफ है, लॉग हाफ को log 1 माइनस log 2 बोल सकते हैं, log 1/2 को log a/b को log a माइनस log b बोलते हैं ना जी, तो log 1/2 को क्या बोल सकते हैं, log 1 माइनस log 2। log 1 का वैल्यू 0 माइनस log 2 का वैल्यू 0.3, तो 0 माइनस 0.3 कितना हो जाएगा, -0.3, तो इंटू -0.3, इस साइड में भी माइनस, इस साइड में भी माइनस, कट जाएगा। चलो x को अकेले करो, x को अकेले करोगे तो 0.46 डिवाइडेड बाई 0.3, ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर में 10, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से ही 3 1 जार 3, फिर 16 हो जाएगा ना, तो 3 5 जार 15, फिर आगे कुछ कुछ आता रहेगा, तो 15/10 मतलब 1.5। मान लो बाई द वे कोई बच्चा अगर आगे भी निकाल देता है तो 1.5 और उसके बाद फिर समथिंग आएगा, तो उसको 1.5 ऑर्डर ही मानेंगे, ठीक है, 1.5 ऑर्डर ही मानेंगे। तो x कितना हो गया, 1.5। तो देखो भाई y तो तुम पहले ही निकाल लिए थे, और x क्या आ गया, 1.5, तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x प्लस वाई, x है 1.5, y है 0, 1.5, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पहला नंबर सीखे, इनिशियल रेट लॉ मेथड। याद करने योग बात कुछ नहीं, कभी भी तुमको कोई क्वेश्चन रहे तुम पहले क्या करोगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन देखोगे और ये एक्सपेरिमेंट से उतार दोगे, इक्वेशन दे दोगे, और उसके बाद जैसे जैसे सिखाए कि बस x निकालना है तो y वाला कट जाना चाहिए, तो तुम देखो कि y वाला कहाँ कट रहा है, अगर कटे तो उसका इक्वेशन 1, यहाँ पे नहीं कट रहा था तो फिर हम लोग वापस आ गए थे, y निकालने लगे थे, तो उसके लिए x वाला कटना चाहिए। तो क्वेश्चन ऐसा रहता है जो बन जाए, आराम से बन जाएगा, बस प्रैक्टिस रहना चाहिए कि अप्रोच कर सके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पहला नंबर क्या पढ़ लिए, इनिशियल रेट लॉ मेथड। 3 तरह से करते हैं, 3 तरह से निकालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो पहला हो गया इनिशियल रेट लॉ मेथड, दूसरा नीचे में 2 करके हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड, इसमें क्या दिया रहता है, हाफ लाइफ दिया रहता है और उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना होता है। तो हाफ लाइफ मेथड में एकदम छोटा बात याद रखना, एकदम छुटकी को एगो बात याद रखना होता है, जो क्लास के स्टार्टिंग में ही हम लोग देखे हैं, टी हाफ और nth ऑर्डर रिएक्शन में रिलेशन। तो क्या बोले थे, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C0 पे पावर 1 माइनस n, बस यही बात हम लोग को याद रखना है हाफ लाइफ मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C0 पे पावर 1 माइनस n,
ये बात याद रहेगा, कैसा भी क्वेश्चन हाफ लाइफ मेथड से बन जाएगा। अभी पॉज करके इसको दिमाग में कर ही लो। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ और सी नॉट में रिलेशन क्या हो जाएगा, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट पे पावर 1 माइनस एन। फिर से एक बार, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट पे पावर 1 माइनस एन। याद रहना चाहिए, तभी जाके हाफ लाइफ का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब देखो भाई इसमें क्या रहेगा तुमको कि जैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया हुआ है और यहाँ पे हाफ लाइफ दिया हुआ है, टी हाफ दिया हुआ है। ठीक है, पहले हम मान लिए कि टी हाफ T1 है तो उस समय का कंसंट्रेशन C1 है, फिर बाद में टी हाफ T2 है तो उस समय का कंसंट्रेशन C2 है, और तुमसे ये दे के और पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। तो जैसे ही तुमसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछे ना, तुमको ये बात चमक जाना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे किस मेथड से बनाया था। पहला था इनिशियल रेट लॉ मेथड, तो उसमें रेट दिया रहता था। रेट यहाँ दिया हुआ है क्या, नहीं, इसमें क्या दिया हुआ है, हाफ लाइफ दिया हुआ है और कंसंट्रेशन दिया हुआ है। मतलब इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, हाफ लाइफ मेथड से डील करेंगे। ये अप्रोच करने का तरीका हो गया। इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, हाफ लाइफ मेथड से डील करेंगे। अब बात है हाफ लाइफ मेथड में याद क्या किए हुए हैं, तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट पे पावर 1 माइनस एन। तो टी हाफ क्या याद किए हुए हैं भाई, टी हाफ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, T1, तो लिख दिए T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट, तो क्या लिख दिए C1 पे पावर 1 माइनस एन, तो 1 माइनस एन। ठीक है, इसमें इसको हम लोग ब्रैकेट में दे देते हैं। ठीक है, C1 पे पावर 1 माइनस एन। फिर दूसरे के लिए इसको इक्वेशन 1 दे दो। फिर दूसरा के लिए टी हाफ, तो टी हाफ की जगह पे क्या लिख देंगे, T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट, तो सी नॉट की जगह पे, अरे T2 पे कंसंट्रेशन क्या है, C2, तो C2 पे पावर 1 माइनस एन। तो यहाँ पे ये इसको इक्वेशन 2 दे दिए। अब क्या करेंगे, जैसे ही इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, T1 बाई T2। आज जब डिवाइड करते हैं तो प्रोपोर्शन हट के कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट कट के इक्वल टू आ जाता है। और C1 पे पावर 1 माइनस एन डिवाइडेड बाई C2 पे पावर 1 माइनस एन, क्या हो जाएगा, C1 बाई C2 पे पावर 1 माइनस एन। और फिर इसको आराम से कंपेयर करके, या तो दोनों सेम है बेस तो कंपेयर करके उतार लो 1 माइनस एन का वैल्यू, फिर एन निकाल लो, या तो लॉग ले लो, आ जाएगा एन। ठीक है, तो यही हो गया हाफ लाइफ मेथड। तो पहला नंबर बात ना, अप्रोच करने आना चाहिए क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में नहीं, यहाँ पे डाटा में दिया हुआ है कंसंट्रेशन और टी हाफ दिया हुआ है, इसी से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जैसे ही तुमको ये सब बक्सा उक्सा दे के निकालने के लिए बोले ना, दिमाग में 3 बात दौड़ जाना चाहिए, या तो इनिशियल रेट लॉ मेथड से बनेगा, या तो हाफ लाइफ मेथड से बनेगा, या तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से बनेगा। तीसरा नंबर यही है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, है ना। तो यहाँ पे देखो हाफ लाइफ दिया हुआ है तो हाफ लाइफ मेथड से, पिछला वाला क्वेश्चन में क्या देखे थे, रेट दिया हुआ था, रेट लॉ मेथड से, है ना। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी हाफ लाइफ मेथड से क्लियर है इतना। क्या इसमें कुछ याद करने योग्य बात, हाँ छोटा सा यही कि nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ और सी नॉट में रिलेशन, ये तो ऑलरेडी पहले ही याद कर चुके होंगे हम लोग, है ना। चलिए तो इसका क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसका क्वेश्चन, ये रिएक्शन दिया हुआ है 2NO प्लस 2H2 से N2 प्लस 2H2 है। इनिशियली टोटल प्रेशर इज 350 atm एंड इट बिकम्स हाफ इन 121 सेकेंड। ये हाफ हो जा रहा है 121 सेकेंड में, मतलब हाफ लाइफ दिया हुआ है तो हाफ लाइफ 121 सेकेंड। इफ टोटल प्रेशर इज 275 atm देन हाफ लाइफ इज कितना, 196 सेकेंड। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तुमको, एक तो प्रेशर दिया हुआ है और दूसरा हाफ लाइफ दिया हुआ है। ठीक है, कंसंट्रेशन की जगह पे प्रेशर चला देते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। हम लोग एकदम छोटा सा टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अरे जैसे ही हाफ लाइफ मेथड है ना, हाफ लाइफ मेथड से बनाना है ना, हाफ लाइफ दिया हुआ है तो हाफ लाइफ मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। हाफ लाइफ मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या तरीका है, टी हाफ, तो टी हाफ कितना दिया हुआ है 121 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट, तो सी नॉट मतलब प्रेशर कितना दिया हुआ है 350 पे पावर 1 माइनस एन, हो गया। इसको इक्वेशन 1 दो। फिर दूसरा वाला टी हाफ, तो टी हाफ कितना लिखोगे 196 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट, तो सी नॉट पी नॉट कितना दिया हुआ है 275 पे पावर 1 माइनस एन, हो गया। इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, 121
बाई 196, प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन हट के इक्वल टू आएगा 350 बाई 275 पे पावर 1 माइनस एन। इतना पे पॉज करके अपने से बना लो ना एक बार, अपने से बना के आंसर आ जाए तो सीधे आगे बढ़ा के आंसर देख लेंगे, नहीं आए तो फिर स्टेप बाय स्टेप देखो, लेकिन आ जाना चाहिए, इजी है जी, है ना। इतना के बाद हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे जो कटने वाला है, तो इधर नहीं कटने वाला दिख रहा है, ये कटने वाला दिख रहा है तो इसको काटेंगे। 5 से 7 हो गया, 5 7 35, आई 0, 5 5 25, फिर 5 5 फिर 5 से ही 11 हो गया, 5 से ही 14 हो गया। और जैसे ही यहाँ पे 14/11 देखे ना भाई, तो ये क्या दिमाग में चमकेगा कि अरे ये 11/14 का स्क्वायर है, अरे 11 का स्क्वायर 121, अब 14 का स्क्वायर 196। तो जैसे ही ये देखेंगे ना 14/11 चमक जाना चाहिए, अरे ये तो 11/14 का स्क्वायर है। इधर में क्या है 14/11 पे पावर 1 माइनस एन, ठीक है। अब जब बेस सेम रहता है तो पावर उतार लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बेस सेम नहीं है, यहाँ 11/14 है, यहाँ पे 14/11 है, तो पावर उतारने से पहले क्या करेंगे, बेस सेम कर लेंगे। बेस सेम क्या करें, तो इसको भी 14/11 कर सकते हैं या फिर इसको 11/14 कर सकते हैं। चलो तो इसी को कर लेते हैं 14/11। तो 14/11 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर में -2 हो जाएगा, अभी 2 है तो पावर में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इधर में 14/11 पे पावर 1 माइनस एन। अब देखो 14/11 दोनों तरफ बेस सेम हो गया, पावर को उतार लें तो ऑन कंपेयरिंग 1 माइनस एन इक्वल टू कितना, -2। तो एन को अकेले करेंगे, तो एन को अकेले करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन उधर जाएगा ना, तो 1, अब -2 इधर आएगा तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, 3। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही तो पूछ रहा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया 3। कभी भी हाफ लाइफ दिया हुआ है तो हाफ लाइफ मेथड से छोटा सा बार डी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C0 पे पावर 1 माइनस एन, बस उसी के पैटर्न पे लगाते चले जाओ, सॉल्व करोगे अपने आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पहला नंबर हो गया इनिशियल रेट लॉ मेथड, दूसरा नंबर हो गया हाफ लाइफ मेथड, और तीसरा नंबर इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, इसमें देखो इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड में क्या करना होता है, ठीक है। देखो भाई इसमें डायरेक्ट एग्जांपल से ही देखते हैं। इसमें क्या है कि कंसंट्रेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हाफ लाइफ नहीं टाइम दिया हुआ है। हाफ लाइफ मेथड में हाफ लाइफ दिया होता था, इसमें कंसंट्रेशन और टाइम दिया हुआ है। यहाँ पे t = 0 मान लिए, t = 0 पे इसका कंसंट्रेशन C0, t = T1 मान लिए, इसका कंसंट्रेशन C1, और t = T2 पे कंसंट्रेशन C2, ठीक है। ये तुमको दिया हुआ है और तुमसे पूछ क्या रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है तुमसे, ठीक है। जैसे ही तुम इस टाइप का देखोगे समझ जाओगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे रेट नहीं दिया हुआ है, रेट नहीं दिया हुआ है तो इनिशियल रेट लॉ मेथड से नहीं बन सकता है। हाफ लाइफ नहीं दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो हाफ लाइफ मेथड से भी नहीं बन सकता है, तो ये किससे बनेगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड एज लाइक हीट एंड ट्रायल मेथड होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें हीट एंड ट्रायल मतलब क्या, तुमको बारी बारी से सोचना पड़ेगा कि भाई पहले सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए चेक करना होगा, फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फिर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तुम क्या याद किए हुए हो, Ct = C0 - Kt, ये याद किए हुए है ना। Ct = C0 - Kt। तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, ये पहला इंटरवल देखोगे, ये C0 t = 0 t = T1, इसको तुम देखोगे, ठीक। तो Ct मतलब क्या पुट कर दोगे, C1 = C0, तो C0 ही रहने दो इनिशियल कंसंट्रेशन, -K, और t के जगह पे क्या पुट कर दो, T1, ठीक है। ये अब क्या करो, -KT1 इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, KT1, तो KT1 = क्या हो जाएगा, C0
आई C1 इधर जाएगा तो कथी हो जाएगा -C1, तो ये KT1 इक्वल टू C0 माइनस C1 है, तो K को अकेले करोगे तो बाई T1 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा K आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, K आ गया एक इंटरवल के लिए। अब तुम क्या करोगे, दूसरा इंटरवल, ध्यान रखना ई नहीं, कोई कोई अन्य देखने लगता है, नहीं दूसरा इंटरवल, अरे ये वाला इनिशियल कंसंट्रेशन तो हमेशा यही रहेगा ना जी, T इक्वल टू 0 पे। तो अब दूसरा इंटरवल ये वाला, पहला इंटरवल ये देखे थे, दूसरा इंटरवल ये देखोगे, ध्यान से देखो, पहला इंटरवल ये, दूसरा इंटरवल ये, ठीक। तो ये अभी एक इंटरवल के लिए निकला है ना, अब दूसरा इंटरवल के लिए फिर वापस तुम वही लगाओगे CT, है ना, तो CT, तो CT क्या लगा दोगे, C2, क्या लगा दोगे, C2 इक्वल टू C0, तो C0 ही लिखोगे, माइनस K और T के जगह पे क्या कर दोगे, T2। अब माइनस KT2 को इधर लाओगे तो KT2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा C0 माइनस C2 और फिर T2 से डिवाइड कर दोगे तो इससे K आ गया। अगर ये दोनों K सेम आ गया, इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर ये दोनों K का वैल्यू सेम नहीं है, अरे वैल्यू दिया रहेगा तो तुम सॉल्व करोगे ना जी, सॉल्व करके अगर दोनों K का वैल्यू सेम आ गया तो समझ जाओगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर सेम नहीं आया तो मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं होगा, फिर आगे बढ़ोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का चेक करोगे। ठीक है, तो ये हो गया तुमको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का चेक करने का तरीका। अब हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, है ना, इंटीग्रेटेड लॉ मेथड। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड एज लाइक क्या होता है, हीट एंड ट्रायल मेथड। इसमें हम लोग बारी बारी से, सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यही फॉर्मूला याद किए हुए हैं, CT इक्वल टू C0 माइनस KT। तो आराम से पहला इंटरवल पुट कर दिए, फिर दूसरा इंटरवल पुट कर दिए, K निकाल लिए। अगर दोनों से K सेम आ जाएगा तो बोल देंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर सेम नहीं आएगा तो चले आएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे चेक करने। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए मेन फॉर्मूला क्या है, K इक्वल टू 1/T ln C0 बाई CT। ठीक है, तो पहले पहला इंटरवल के लिए K देख लेते हैं। तो पहला इंटरवल के लिए K इक्वल टू 1/T के जगह पे क्या कर देंगे, T1, है ना, ln C0 बाई CT के जगह पे क्या कर देंगे, C1। ठीक है, ये आ जाएगा, एक इंटरवल से K आ जाएगा। अब दूसरा इंटरवल के लिए K देखोगे, है ना, तो K इक्वल टू 1/T के जगह पे T2 ln C0 बाई CT के जगह पे क्या हो जाएगा, C2। ये दोनों K का वैल्यू आएगा, अगर वैल्यू दिया रहेगा तो सॉल्व करके आएगा ना जी वैल्यू। अगर दोनों K सेम आ गया, दोनों रेट कांस्टेंट का वैल्यू सेम आ गया तो समझ जाओगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अदरवाइज आगे बढ़ोगे। आगे किसके लिए चेक करोगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या याद किए हुए हैं, 1/CT माइनस 1/C0 इक्वल टू KT। चलो तो बारी बारी से दोनों इंटरवल के लिए, पहले इस इंटरवल के लिए, है ना, तो 1/CT, 1/CT के जगह पे क्या कर देंगे, C1 माइनस 1/C0 के जगह पे C0 ही रहेगा, इक्वल टू K और T के जगह पे T1। ठीक है, वैल्यू दिया रहेगा, सब पुट पाट करके K निकाल लेंगे, रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे ही रेट कांस्टेंट निकल जाएगा अब फिर दूसरा इंटरवल के लिए लगाएंगे ये सेम फार्मूला। तो 1/CT, CT के जगह पे अब क्या पुट किया जाए, C2 माइनस 1/C0 इक्वल टू K इंटू T को क्या कर देंगे, T2 कर देंगे। फिर इसे सॉल्व करके K निकाल लेंगे, अगर दोनों K सेम आ गया तो क्या बोल देंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, अदरवाइज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं होगा और आगे भी नहीं बढ़ेंगे क्योंकि इतना ही में से कोई ना कोई आंसर आ जाना है। ठीक है, अब देखो इनिशियल रेट लॉ मेथड देखे, अगर देखे होगे साथ साथ बनाए होगे, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, इजी लगा होगा। हाफ लाइफ मेथड भी अच्छा लगा होगा। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड थोड़ा सा दूसरे टाइप का लग रहा होगा कि रे ये तो हीट एंड ट्रायल मेथड है, पहले जीरो ऑर्डर पे चेक करना होगा, अगर नहीं सही होगा तो फिर फर्स्ट ऑर्डर पे चेक करना होगा, फिर सेकंड, इतना चेक करना होगा। नहीं, क्वेश्चन इस टाइप का नहीं पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप का नहीं पूछता है कि तुमको ये दे देगा और बोलेगा कि बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और तुम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसे ही करके बताने लगोगे। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो ये सुन लो कि इसको जब लिखोगे तो एकदम सेम ऐसे ही इंटीग्रेटेड लॉ मेथड, एग्जांपल ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और फिर ये इसी तरह से जैसे ये लिखोगे, फिर पार्ट बांट के ये, फिर पहले 3 पार्ट में बांट लेना है,
है ना, कि अपना औकात में रहे, ही नहीं कि कोई ऐसे ही सिंपली लिखते हैं ना तो ये आधा में भर लेते हैं, फिर ये आधा में, फिर ये नीचे लिखते हैं तो भद्दा लगता है थोड़ा। तो पहले 3 पार्ट में ऐसे करके बांट लेना है, फिर इस तरह से करके लिख लेना है, ठीक है। अब समझो कि इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड का क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखो भाई, इसका क्वेश्चन जनरली प्रूफ करने वाला पूछता है, तुमको ये पूरा बॉक्स वगैरह दे देगा, हाँ, और ये बोलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जनरली इस तरह से नहीं पूछता है, सीधे प्रूफ करने वाला ये बोलता है तुमको कि सो डैट इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन दे दिया रहेगा और उसका ही दे दिया रहेगा बॉक्स में, और बोलेगा सो डैट इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या सो डैट इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या सो डैट इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जब तुमको बोल दिया कि सो डैट इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब तुम फिर काहे चेक करोगे जी कि जीरो ऑर्डर है कि फर्स्ट ऑर्डर की सेकंड ऑर्डर। जब तुमको बोल देगा कि सो डैट इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो तुम डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला फॉर्मूला लगाओ ना, के इक्वल टू 1/T ln C0/Ct, और तुम उसके बाद क्या करो कि पहला जो इंटरवल है उससे के निकाल लो, के का वैल्यू आ जाएगा, फिर दूसरा इंटरवल के लिए के निकाल लो, के का वैल्यू आ जाएगा, और दोनों के का वैल्यू सेम आ जाएगा। अब नीचे में थोड़ा पक्का, अरे तुमको शो करना है ना, तुमसे थोड़ा ना पूछ रहा कि के का वैल्यू कितना है, तुमको शो करना है, मतलब वो पक्का ऐसा दिया रहेगा कि दोनों के का वैल्यू सेम आ जाएगा। और जैसे ही दोनों के का वैल्यू सेम आ जाएगा, नीचे में थोड़ा लैंग्वेज लिखोगे, सिंस रेट कांस्टेंट इज सेम इन बोथ केस। फिर से एक बार, सिंस रेट कांस्टेंट इज सेम इन बोथ केस या बोथ इंटरवल, सो इट शो SHOW सो इट शो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या फिर सो इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो समझ गया, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है सो वाला, और इस टाइप का NCERT में तुमको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बोर्ड वाला क्वेश्चन बैंक में, कंपटीशन में तो जाहिर सी बात है सो वाला नहीं रहेगा, है ना। तो बोर्ड वाला क्वेश्चन बैंक जब देखेंगे तो उसमें तुमसे पूछता है कि सो डैट इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या सो डैट इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का टारगेट रहता है कि पहला इंटरवल में पुट करके के निकाल ले, दूसरा इंटरवल में पुट करके के निकाल ले, और दोनों का के पक्का सेम आ जाएगा। और जब सेम आ जाएगा तो नीचे में थोड़ा सा लैंग्वेज मार देंगे, सिंस रेट कांस्टेंट इज सेम इन बोथ केस सो इट इज, जो भी बोले हुआ है वो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है भाई, इस टाइप से इसका क्वेश्चन पूछता है, सो करने वाला क्वेश्चन पूछता है। ठीक, नीचे में देखते हैं हम लोग इसका नोट। इन नोट में 2 बात देखने वाले हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान से देखना। नोट में पहला नंबर, देखो इधर कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इधर टाइम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे T इक्वल टू 0 है, 1 मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है। T इक्वल टू 10 सेकेंड है, इसका 0.5 मोलर कंसंट्रेशन है। और T इक्वल टू 20 सेकेंड है, इसका 0.25 मोलर कंसंट्रेशन है, 0.25 मोलर कंसंट्रेशन है। एक तो सिचुएशन ये है, दूसरा सिचुएशन अभी लिखना नहीं है, थोड़ा पहले देख लेना, उसके बाद लिखना ही वाला, ठीक है ना। दूसरा सिचुएशन, कंसंट्रेशन, टाइम, T इक्वल टू 0 पे, इसका भी 1 मोलर दिया हुआ है। T इक्वल टू 10 सेकेंड पे 0.8 मोलर, और T इक्वल टू 20 सेकेंड पे 0.6 मोलर, ठीक है। 0.6 मोलर, यही 2 सिचुएशन है, दोनों में एकदम अच्छे से सुनना है। हाँ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड का ही है, लेकिन इसे डायरेक्टली अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएंगे, है ना। ये नहीं कि नहीं ये ऐसे करने वाला वैसे करना, उसका तो क्वेश्चन कैसे पूछता है समझ में आएगा ना, शो करने वाला। और ये भी जो पार्ट है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड का ही है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, डायरेक्टली इसका आंसर बताएंगे। थोड़ा देखोगे यहाँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो भाई। पहले देखो, थोड़ा पॉज करके एक बार देखो, कोशिश करो इन दोनों में क्या डिफरेंस है एक बार सोचने का। जो भी यार सोचते हैं इसका मतलब जरूरी थोड़ा ना कि एकदम सही सोचा जाए, जो सोचा है कुछ, ठीक।
सही गलत अलग मैटर है, पहले सोच तो सके ही दोनों को देख के कि क्या डिफरेंस लग रहा है दोनों में, उसके बाद देखना आगे का। इसमें क्या देख रहे हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में 0 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, तो इक्वल टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन हाफ हाफ हो जा रहा है, 1 से 0.5 हो गया, फिर 0.5 से 0.25 हो गया। और इसमें क्या देख रहे हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन इक्वल अमाउंट में डिक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन इक्वल अमाउंट में 1 से 0.8 हुआ, 0.2 से घटा, फिर 0.8 से 0.6 हुआ, 0.2 से घटा, तो इक्वल अमाउंट से डिक्रीज हुआ। इसमें इक्वल टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन हाफ हाफ हो जा रहा है, इसमें इक्वल टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन इक्वल अमाउंट में डिक्रीज हो रहा है। कोई कोई सुनता है दिमाग में नहीं करता है, प्लीज यार दिमाग में भी किया करो क्या बोला जा रहा है। जब इक्वल टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन हाफ हाफ हो जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो जाएगा। और हाफ लाइफ जो इंटरवल है 0 से 10, तो 10 का गैप है, फिर 10 से 20, 10 का गैप है, तो हाफ लाइफ 10 सेकेंड हो जाएगा, हाफ लाइफ 10 सेकेंड हो जाएगा। और जब इक्वल टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन इक्वल अमाउंट से डिक्रीज करे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होगा। और हाफ लाइफ, बोलो हाफ लाइफ कितना होगा? नहीं बता सकते, नहीं बता सकते हैं ऐसे बिन कैलकुलेट किए हुए। कैलकुलेट करके बता सकते हैं, बिन कैलकुलेट किए हुए नहीं बताया जा सकता है। चलो, तो यही दोनों बात निचोड़ के दिमाग में रख लो कि जब कंसंट्रेशन हाफ हाफ हो जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 और हाफ लाइफ जो गैप रहे वो, और कंसंट्रेशन इक्वल अमाउंट में डिक्रीज हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 और हाफ लाइफ सॉल्व करके बता सकते हैं, ऐसे नहीं बता सकते। तो कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूछे ना इस तरह से, और देखो कि अगर कंसंट्रेशन हाफ हाफ हो रहा है ना, मारो धर के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, और कंसंट्रेशन अगर इक्वल अमाउंट में घट रहा है ना तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0। जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो तो उस केस में हाफ लाइफ गैप को बोल सकते हो, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो तो उस केस में हाफ लाइफ सिंपली तुम नहीं बता सकते हो, सॉल्व करके बता सकते हो। ठीक है, एकदम दिमाग में बैठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों नोट। दोनों एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ मेथड का ही कंसेप्ट है, फ्रेम कर लो। कभी भी इस टाइप से रहे ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, ये रहे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0। अब जब कोई को बोलोगे ये बात तो हो सकता है कि कोई ये पूछे कि कैसे, यहाँ पे जब बोलोगे कंसंट्रेशन हाफ हाफ हो जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना 1, ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सीधे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 मारो, 4 को ऑप्शन नहीं, थोड़ा ना पूछने आएगा घरे तुमको कि कैसे बताइए, नहीं यार। लेकिन जब कोई आदमी को तुम बताओगे तो पूछ सकता है ना, सब नहीं, कुछ आदमी तो पूछ ही सकता है कैसे बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 कैसे, तो बता देना तुम। अभी क्या बताए हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड से कि जब ऐसा रहे तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 यही ना तुमको प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के तुमको क्या पता है, के इक्वल टू 1/t, 1/t टाइम कितना है 10, पहला इंटरवल के लिए देखोगे ना जी, और फिर दूसरा वाला में दूसरा इंटरवल के लिए देखोगे तो 1/t टाइम कितना है 10 ln C0 मतलब कितना इनिशियल कंसंट्रेशन 1, अब आई CT कंसंट्रेशन है टाइम t 0.5, ये पॉइंट हटाओगे तो 10, 5 से ही 2, तो ln 2 अब आई कितना 10, ये के आ गया पहला इंटरवल के लिए। अब क्या करोगे दूसरा इंटरवल के लिए के बताओ, तो दूसरा इंटरवल के लिए के इक्वल टू 1/t टाइम कितना है 20 ln C0 कितना है 1 और CT 0.25, ये पॉइंट हटाओगे तो 100, 25 से ही 4, तो ln 4/20, ln 4/20 मतलब ln 2 का स्क्वायर बाई 20, ln 2 का स्क्वायर तो 2 पीछे आ जाएगा ना, तो 2 पीछे आ जाएगा, 2 ln 2 बाई 20, 2 से ही 10, देख लो ln 2/10 आ गया कि नहीं। और जब अभी तो बताए हैं जब रेट कांस्टेंट दोनों इंटरवल में सेम हो, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रूफ हो गया। तो जैसे ही तुम बोलोगे इसको देख के हाफ हाफ हो रहा है ना, तो तुम देख के बता दोगे अरे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, कोई बोलेगा कैसे, बता देना यार, बोलना ऐसे ये के निकालना दोनों इंटरवल में, बोलना दोनों का रेट कांस्टेंट सेम है इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तुम जीरो ऑर्डर रिएक्शन वाला से लगा दोगे ना CT इक्वल टू C0 माइनस KT,
के निकाल लोगे एक इंटरवल के लिए, फिर दूसरे इंटरवल के लिए के निकाल लोगे, नहीं सेम आएगा जी। ठीक है, और एक बार थोड़ा टी हाफ भी देख लेते हैं कि टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। टी हाफ इक्वल टू ln 2 बाई के ना, मतलब 0.693 अब बाई के, तो के कितना है ln 2 बाई 10, ln 2 बाई 10 0.693 अब बाई 10, तो 10 ऊपर चला जाएगा, कट गया, कितना आ गया 10। देख लो टी हाफ 10 रखे हो। तो हमेशा कभी भी अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टाइम इंटरवल में हाफ हाफ हो जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, और हाफ लाइफ जो इंटरवल रहे वो। चलो ये आ गया। इसमें कोई पूछ दे कैसे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 बोल दिए ना, कैसे तुम लगा दो यार। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वाला फॉर्मूला क्या है, सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। तो सी टी कितना है 0.8 इक्वल टू सी नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन 1 माइनस के इंटू टाइम, टाइम कितना है 10। चलो माइनस 10 के है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 10 के, तो 10 के इक्वल टू 1, आई 0.8 उधर जाएगा तो माइनस 0.8, तो 1 माइनस 0.8 कितना 0.2, तो के को अकेले करोगे तो 0.2 अब आई 10, 0.02 आ गया। ठीक है, आ गया एक इंटरवल में। अब दूसरा इंटरवल में के निकाल दोगे, फिर सी टी, अरे यार जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यही फॉर्मूला होता है ना सी टी, तो सी टी कितना 0.6 इक्वल टू सी नॉट 1 माइनस के टी, टाइम कितना है 20, चलो माइनस 20 के इधर लाओ, क्या हो जाएगा 20 के इक्वल टू 1 माइनस 0.6, 0.4 आ गया। के को अकेले करो 0.4 बाई 20, देखो इसको काटोगे 2 से तो 0.2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10, 0.2 बाई 10 0.02, रेट कांस्टेंट सेम आ गया, इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और इस केस का टी हाफ अगर तुम निकालोगे तो इंटरवल के बराबर नहीं आएगा। तुम देखो अगर कोई बोलेगा तुमको टी हाफ निकालने, निकाल दो यार। टी हाफ का फॉर्मूला तुम जानते हो ना, टी हाफ इक्वल टू क्या होता है सी नॉट बाई 2 के ना, तो सी नॉट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इक्वल टू सी नॉट बाई 2 के, तो सी नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 1 अब आई 2 इंटू के का वैल्यू देखो 0.02 आया हुआ है, तो 1 बाई 2 इंटू 0.02 0.04, पॉइंट हटाएंगे तो 100, 4 से ही 25, तो इसका जो हाफ लाइफ होगा वो क्या होगा 25 सेकेंड होगा, 25 सेकेंड होगा। तो ऐसे नहीं बता सकते हैं हाफ लाइफ, ये नहीं कि चलो सर बता सकते हैं 10 है ना तो 15 का गैप करके और 15 बढ़ा देंगे, अरे यार ऐसा नहीं करना, निकालना होगा। ठीक है, तो एकदम अच्छे से ये दोनों दिमाग में बैठा लेंगे कि जब इक्वल टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन हाफ हाफ हो जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, और इक्वल टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन इक्वल अमाउंट में घटे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0। मेन तो नोट्स में यही बात लिखना है, ये तो प्रूव करने का बताए हैं तो ये हटा देते हैं। अब इतना के बाद एनसीईआरटी का 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज में 10, 11, 12, ये तीनों क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ एक्सप्रेशन या फिल इन द ब्लैंक्स, जो टॉपिक आज पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है। तो ये तीनों क्वेश्चन बना लेना है। कौन कॉपी में, रफ कॉपी में। होमवर्क लिखना है ये फेयर कॉपी में, लेकिन बनाना है रफ कॉपी में। ठीक है भाई, तो आज हम लोग क्या क्या देखें, तो एक तो nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फार्मूला, दूसरा nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ और सी नॉट में रिलेशन, तीसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का एक्सपेरिमेंटल मेथड। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का एक्सपेरिमेंटल मेथड कितना है 3, इनिशियल रेट लॉ मेथड जिसमें याद करने योग्य बात कुछ नहीं, दूसरा हाफ लाइफ मेथड छोटी को बात याद करना है, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट पे पावर 1 माइनस एन, तीसरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, याद करने वाला बात छोटा सा है कि जब कंसंट्रेशन हाफ हाफ हो जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, और कंसंट्रेशन इक्वल अमाउंट में घटे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0। बाकी पूरा बात समझने को है, प्रैक्टिस करने को है, अच्छे से पढ़ना, प्रैक्टिस करना रफ कॉपी में, फिर से बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। फिर क्वेश्चन जब बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। और जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खाली ऐसे ही देख लेंगे लिख लेंगे कॉपी में और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है।